नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग करता है तो उस केस में उसकी टर्नओवर कैसे कैलकुलेट की जाती है इंट्राडे ट्रेडिंग में या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट की जाती है और किस हेड के अंतर्गत टर्नओवर कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग करता है तो उस केस में यदि वो डिलीवरी ले लेता है शेयर्स की, म्यूचुअल फंड की, उसे कैपिटल गेन होता है। तो उस केस में वो इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन के अंतर्गत उसकी रिपोर्टिंग करता है, यानी कि जो भी उसे शॉर्ट टर्म गेन हुआ है या फिर लॉन्ग टर्म गेन हुआ है। इसलिए टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं होगा यदि वो अपनी इनकम को कैपिटल गेन के अंतर्गत दिखा देता है। लेकिन दोस्तों यदि वो उसे अपनी बिजनेस इनकम दिखाता है तो उस केस में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि आप बिना डिलीवरी लिए बेच देते हैं, जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में इसे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। और इस केस में जो नेट डिफरेंस होता है परचेज और सेल्स का, उसके अकॉर्डिंग टर्नओवर कैलकुलेट की जाती है। तो इसे हम एग्जांपल के साथ आगे समझेंगे। इसी प्रकार दोस्तों यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में भी जो इनकम है वो बिजनेस हेड के अंतर्गत रिपोर्ट की जाती है और आपको टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इसे भी हम आगे एग्जांपल के साथ समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग को समझ लेते हैं। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में आप एक्चुअल डिलीवरी नहीं करते हैं स्क्रिप की या फिर कमोडिटी की। हालांकि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होते हैं वो आपको फुल वैल्यू के लिए इशू होते हैं, लेकिन जब आप अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे तो डिफरेंस के लिए एंट्री करेंगे जो आपको गेन या फिर लॉस हुआ है। इसलिए जब आप टर्नओवर भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव डिफरेंस है दोनों को एग्रीगेट करना है और वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर मानी जाएगी टैक्स ऑडिट के लिए। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा स्पेकुलेटिव बिजनेस की ट्रांजैक्शन की गई है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग की गई है। यहाँ पे दोस्तों सेल प्राइस है सिक्योरिटी का, परचेज प्राइस है, दोनों का डिफरेंस जो है उसका गेन या फिर लॉस आ रहा है। तो जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ए के अंतर्गत गेन है जबकि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन बी के अंतर्गत लॉस आ रहा है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन सी के अंतर्गत भी लॉस है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन डी के अंतर्गत प्रॉफिट है। तो यहाँ पे एग्रीगेट में गेन एंड लॉस जब आप करेंगे तो यहाँ पे 31,000 का लॉस आ रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन को आपको इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस मानना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ए के अंतर्गत जो गेन हुआ है वो टर्नओवर आ जाएगी, सिक्योरिटी बी का जो लॉस है उसकी टर्नओवर आ जाएगी, सिक्योरिटी सी की जो लॉस है वो आ जाएगा, सिक्योरिटी डी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपको अभी जो ये अमाउंट है यानी कि जो नेगेटिव फिगर है या पॉजिटिव फिगर, इन दोनों का ही आपको टोटल करना है और ये जो टोटल टर्नओवर यहाँ पे आएगी इसे हम लोग टोटल टर्नओवर मानेंगे। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में टर्नओवर किस प्रकार कैलकुलेट करनी है। दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स में कोई गाइडेंस नहीं दी गई है, लेकिन ICAI ने यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने गाइडेंस नोट इशू किया है जिसमें कि बताया गया है कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है। इसमें भी दोस्तों आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में फेवरेबल एंड अनफेवरेबल के डिफरेंस को लेना है। यदि आपने कोई प्रीमियम रिसीव किया है तो उसे भी टर्नओवर का ही पार्ट मानना है, लेकिन यदि आपने प्रीमियम को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है नेट प्रॉफिट में तो इसे आपको टर्नओवर का पार्ट नहीं मानना है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने कोई रिवर्स ट्रेड किया है तो उस डिफरेंस को भी आपको टर्नओवर में लेना है। तो चलिए इसे भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा नीचे दिए गए फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रांजेक्शन्स की है। यहाँ पे सेल अमाउंट दिया गया है और बाय अमाउंट दिया गया है। यहाँ भी आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल का डिफरेंस जो है वो लेना है जब आप टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिर्फ 14,525 है।
लेकिन आपको इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वाइज यहाँ पे टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि नेगेटिव साइन है, आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे लॉस हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे इस लॉस को इग्नोर करते हुए 20,100 की जो टर्नओवर है वो लेनी है। इसी प्रकार जो मारुति है उसके केस में टर्नओवर लेनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिप्ला के केस में अपने 1000 का जो प्रीमियम रिसीव किया था वो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। जब आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया है 4000 रुपीज़ का, तो आपने यहाँ पे 4000 रुपीज़ की टर्नओवर ली है, इसलिए अब ये 1000 रुपीज़ का जो प्रीमियम है सिर्फ दोबारा से ऐड नहीं करना है, जो ये 4000 रुपीज़ की यहाँ पे हमने टर्नओवर ली है। तो इस प्रकार जब आप इस टर्नओवर का स्क्रिप्ट वाइज जो है वो टोटल करेंगे तो आपकी टोटल टर्नओवर आ जाएगी। तो ये टर्नओवर आपको कंसिडर करनी है टैक्स ऑडिट करने के लिए। दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिट क्या है टैक्स ऑडिट कराने के लिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उस केस में उसकी यदि टोटल टर्नओवर या जो सेल है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना होता है। लेकिन इस लिमिट को इंक्रीज़ किया गया है, यानी कि 10 करोड़ रुपीज़ तक भी आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। एक तो आपकी जो कैश रिसीट है वो टोटल ग्रॉस रिसीट का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा आपकी जो कैश पेमेंट है वो भी आपकी जो एग्रीगेट पेमेंट है उनके 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही जो सेल या फिर टर्नओवर है वो होनी चाहिए। तो दोस्तों जो भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिकली ही करते हैं, इसलिए इस केस में जो 10 करोड़ रुपीज़ की लिमिट होगी वो अप्लाई होगी। यानी कि यदि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो मेथड हमने अभी अडॉप्ट किया है उस तरीके से यदि आप कैलकुलेट करें और वो 10 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होगी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पे हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्या यदि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपनी इनकम दिखाते हैं बिजनेस एक्ट के अंतर्गत तो क्या हम एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई ब्रोकरेज पे की है, आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, आपका इंटरनेट चार्जेस हैं। यहाँ पे जो ओनर्स है वो एसएससी के ऊपर होता है ये प्रूव करना कि उसने ये एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए इनकर किए हैं। दोस्तों यदि किसी टैक्स पेयर का फ्यूचर एंड ऑप्शन से लॉस है क्या उसे सेट ऑफ कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, यदि आपका लॉस है तो आप उसे बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, जो आपके दूसरे बिजनेस से इनकम है या कैपिटल गेन से या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से या फिर अदर सोर्सेज से। यदि फिर भी ये अनएडजस्टेड रहता है आपका लॉस तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट ईयर में जब भी आपकी इनकम होगी तो आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में ये इनकम आपकी सेट ऑफ होगी आपकी नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से ही। लेकिन यदि आपका इंट्राडे का लॉस है यानी कि जो स्पेकुलेटिव लॉस होता है वो सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।